हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी भाई अच्छे होंगे। तो हम भाई बात कर रहे थे एसएससी जीडी 2024। जो एसएससी जीडी 2024 में प्रीवियस क्वेश्चन थे उसकी हम यानी जो मैथ वाले क्वेश्चन थे उनकी मैथ की क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। तो हमने फर्स्ट एक वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई जिसमें हमने एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करे। अब हम स्टार्ट करेंगे 11वें क्वेश्चन से। तो 11वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा जो लगभग चलेगा, मतलब हर एक सीरीज 1 सीरीज 1 2 में एक वो जो आपका एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। मतलब 20 क्वेश्चन पहली सीरीज में 10, दूसरी सीरीज में 10, यानी हर 10-10 के प्रैक्टिस सेट से दोनों सीरीज क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं हम इसके आंसर पर। यानी एक क्वेश्चन है आपका 11वां। एक बल्ब के विक्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:25। तो लाभ परसेंट कितना है? यानी किसका दे रखा? क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रिय मूल्य क्या है? क्रिय मूल्य मतलब सीपी। क्रिय मूल्य मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्रिय मूल्य क्या होता है भाई? खरीद। क्या होता है भाई? क्रिय मूल्य खरीद। और उसके बाद अनुपात दे रखा आपको विक्रय मूल्य का। किसका अनुपात है? विक्रय मूल्य। किसका अनुपात है भाई? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और विक्रय मूल्य क्या है? एक तो हो गया खरीद और एक है जो आप बेचते हो, जिस रेट पर आप किसी वस्तु को बेचते हो। तो बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। बेचने वाला जो प्राइस होता है क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब देखो आप जो क्रिय मूल्य है वो कितना है? 20। और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है भाई? 25। यानी क्रिया यानी खरीद के जो आप लेकर आए किसी वस्तु को कितने रुपए में लेकर आए, ऐसे मान लो, इन्हें रुपये मान लो। आप खरीद के लेकर आए 20 रुपये की और आपने कितने रुपए में बेच दी उसे? 25 रुपये में। भैया आप 20 की खरीद के लेकर आए और 25 में बेच दिया, तो भाई कितने का लाभ हुआ? आप कहोगे जी 5 का हुआ। सीधा सीधा भाई 5 रुपये का लाभ हुआ। 5 रुपये का तो लाभ हुआ, लेकिन किस पे हुआ भाई? हमेशा लाभ या हानि किस पे होगी? हमेशा लाभ। हमेशा लाभ यानी प्रॉफिट या लॉस। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है भाई? सीपी। और जब परसेंटेज निकालेंगे इस चीज़ की तो क्या करेंगे? गुणा में कर देंगे 100। गुणा में क्या करते हैं? 100। तो हमेशा सीपी पे लाभ होता है, हानि हो या लाभ हमेशा कहाँ होगा? सीपी यानी क्रिय मूल्य पर। तो क्रिय मूल्य कितना है मेरा? 20। और परसेंटेज के लिए क्या कर दो? गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। यानी कि उसे कितने परसेंट लाभ हुआ भाई? 25%। कितने परसेंट लाभ हुआ उसे? 25%। तो इस तरीके के आसान आसान क्वेश्चन आए। इस तरीके के इस बार एसएससी जीडी में आसान आसान क्वेश्चन आए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 है 3000 रुपये का मूलधन। 3000 रुपये क्या है? 3000 रुपये। 3000 रुपये का मूलधन। 3000 रुपये का 3000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से। कितने? 7% वार्षिक दर से। 7% वार्षिक दर से। 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। उधार दिया जाता है। उधार दिया जाता है। 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? आप बताओ। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? यह धनराशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो धनराशि कितनी हो जाएगी भाई 2 वर्ष बाद? तो आप मुझे बताओ रुपए कितने हैं? 3000। कितने रुपए है भाई? 3000। और रेट क्या है? 7%। 7% और वार्षिक रेट भी कैसी है? वार्षिक यानी ईयरली है। तो 3000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। किस रेट पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। तो 2 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? अब आप देखो 3000 रुपये। तो 3000 रुपये आप किस तरीके से निकालोगे? मैं बोला रेशो वाले मेथड से निकालो इसे, मतलब जो एरो वाले से। 3000 रुपये कितने हमारे? 3000। और रेट क्या है? 7%। तो इस तरीके से आप वो लगाओ एलिगेशन के तरीके। तो कितना पहला जो मेरा आएगा, पहला कितने वर्ष के? 7%। क्योंकि पहला 7% की दर से, तो पहली साल का जो हुआ आएगा मेरा साधारण ब्याज। तो कितना आएगा भाई? 7% का मतलब है 7/100। कितना? 7/100।
और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 7 की गुणा। भाई आप देखो 3000 का 7% निकालो, 3000 का 7% कितना आएगा, कितने आया भाई 3000, हाँ 3000 का 7% कितना आएगा, 2 जीरो दीजिए 7 या 21, यानी कि कितना बैठा आपका भाई से 1 जीरो और बढ़ाओ 30,000 करो, इससे 30,000 रुपये, तो 30,000 का कितना आ जाएगी, जीरो और बढ़ जाएगी, यानी 2100 रुपये बैठेंगे। तो पहला जो साधारण ब्याज आएगा मेरा 7 का 2%, 2 जीरो कैंसिल और उसकी कितना आ जाएगा 7 जीरो जीरो, फिर 7 जीरो जीरो और 7 या 21। अब पहली साल का साधारण ब्याज कितना है 21, तो दूसरी साल का भी कितना आएगा, ये भी 7% है, ये भी कितना आएगा 2100। भाई पहली साल का साधारण ब्याज 2100, तो दूसरी का भी साधारण ब्याज तो सेम ही रहेगा 2100। फिर उसके बाद जो दूसरी साल यानी पहली साल, जब दूसरी साल का साधारण ब्याज कितना है 2100, तो जो ब्याज है पहली साल का दूसरी साल में उस पर फिर ब्याज लगेगा, यानी फिर 7/100 2100 का, और 21 सत्ते कितने होता है 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 147। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल राशि पूछ रहे हैं। तो पहले ब्याज देखो, यदि मैं ब्याज की बात करूं CI की बात करूं तो CI कितना हुआ 2100 और 2100 कितने हो गए 4200 साधारण ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 147। तो कितना होगा टोटल हमारा, ये होगा 7 4 3 यानी 4347। अब ये कितने हैं भाई 30,000 रुपये, 30,000 रुपये कितने हैं भाई 30,000 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है हमारा टोटल 4347। अब इन्हें जोड़ दो, टोटल अमाउंट पूछे कि ये राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी भाई ये राशि, जोड़ दो इन्हें, ये हो जाएगी 34,347। कितनी हो जाएगी जी 34,347। तो सिंपल क्वेश्चन दे रखी है। अब इन्हें यहाँ तो मैं थोड़ा समझाने में टाइम ले रहा हूँ, बाकी अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में वो बैठोगे तो ये बहुत आसानी से कट जाएंगे। बस ऐसे ही 7/100 करने की ज़रूरत नहीं है, 7% दे रखा है, इसका 7% निकाल दो 2100। जब पहली वर्ष का 2100 आया तो दूसरे वर्ष का भी 2100 होगा, 2100 4200 और 147 जोड़ के आगे चलो। अभी इसका आंसर आया भैया 34,347। तो जो चक्रवर्ती यानी अमाउंट यानी मिश्रधन होगा वो कितना होगा 34,347। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है आपको 96 गुणा 2, उसके बाद भाग, फिर दिया है 88 माइनस 24, उसके बाद ब्रैकेट में है फिर है 43, देन उसके बाद गुणा में 3। इसका मान बताना भाई। ये जो मैं एग्ज़ाम करा रहा हूँ ना, ये लगभग 23 या 24 फरवरी का कोई सा एक एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम के मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इन 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पहले मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ इसका सिंप्लीफिकेशन का, और एक क्वेश्चन ये, मतलब हम एक चीज़ देखी जावे तो सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आए, जो सरलीकरण से क्वेश्चन आए, वो कितने आए सरलीकरण से अभी तक मुझे बोर्ड मास वाले रूल में 2 क्वेश्चन मिले। बोर्ड मास वाले रूल पे कितने क्वेश्चन मिले 2 क्वेश्चन। तो इसका मतलब SSC जो यहाँ से क्वेश्चन उठा रही है ज़्यादा। तो प्रीवियस का भाई यही फ़ायदा कि एक तो हमें ये पता चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, एक किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे। तो अब आते हैं हम इसे करने। तो सबसे पहले हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास वाले से। बोर्ड मास B से क्या होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर में उसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखो 88 माइनस 24, तो 88 में माइनस 24, तो 8 में से 4 गए कितने बचे भाई 4, और 8 में से 2 गए कितने बचे 64, यानी ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होकर कितनी आई 64। तो 96 गुणा 2 भाग कितना बचा भाई 64। चलो जी, उसके बाद क्या है हमारा, फिर एज इट इज उतार लो सारे आगे से, गुणा में 3। अब क्या करना है, अब देखो बोर्ड मास क्या होता है BODMAS। तो B से ब्रैकेट ऑसू ऑफ मतलब इसमें देना रखा, और फिर क्या D मतलब डिवाइड। तो इसमें एक देखो कहीं भी भाग हो रहा है, आप कहोगे जी हाँ। और तो सबसे पहले अब क्या सॉल्व होगा, भाग वाली चीज़, 2/64 प्लस 43 गुणा में 3। तो अब इसे काटो, 64 काटो, 2 32 64, और 96 से अब गुणा यहाँ कितना 96, तो 32 से इसे कैंसिल कर दो 3 बार, 32 दिया कितने होते हैं 96। अब कितना बचा 3 प्लस 43 गुणा में 3। अब 3 की ये 43 में गुणा करो, आपको बचा 43 गुणा में 3, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 129, और चल के आ रहा हमारा प्लस में 3,
129 और 3 कितना हो जाएगा भाई 132। 129 और 103 कितना हो जाएगा भाई 132। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 132 आंसर आ जाएगा। तो बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है सरलीकरण से, यानी जो बोर्ड मास रूल पर क्वेश्चन दिए थे तो बहुत सिंपल है। चलो जी, ये हुए हमारे क्वेश्चन 13। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात। देखो एक मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात दे रखा, क्या दे रखा, सॉरी, पानी और दूध, पानी और दूध, पानी और दूध का मिश्रण है, पानी और दूध का मिश्रण, सही है। अब पानी दूध का मिश्रण कितना भैया 8:21, 8:21। पानी और दूध का मिश्रण कितना है 8:21। अब इसमें कह रहा है यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। दूध जो है भाई, जो हम बात करेंगे दूध की, जो हम बात करेंगे दूध की, तो वो कितना है पानी से 26 लीटर अधिक है, पानी से 26 लीटर अधिक है, पानी से 26 लीटर अधिक है। अब देखो हमें जो पानी और दूध के अनुपात दे रखे वो क्या दे रखे 8:21। तो आप देखो यहाँ पानी यानी दूध जो पानी से 26 लीटर अधिक है, आप यहाँ इन्हें रेशो मान लो कि भाई 8 रेशो है 21 रेशो है। यहाँ जो दूध है कितना अधिक है पानी से, आप देखो यानी कि ये 8 और ये 21 है, तो 8 21 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई 13, कितना अधिक है 13, यानी हमारी तरफ से कितना अधिक है 13 रेशो। और ये कितने बता रहे हैं कि दूध पानी से कितना अधिक है 26 लीटर, और हमारा कितना 13 रेशो। तो हम मान लेंगे 13 रेशो बराबर 26, हम मान लेंगे 13 रेशो बराबर 26। भाई हमारा 13 अधिक आ रहा और ये बता रहे 26, तो 13 के बराबर 26 रख दो, 13 दूनी 26, यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी आई भाई 2, एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 2 लीटर, एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 2 लीटर। अब आपसे इसमें पूछा है, अब आपसे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, तो क्या पूछा भाई मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, तो दूध पूछा। अब आप देखो एक रेशो में 2 लीटर और दूध में के कितने रेशो दे रखे 21, तो 21 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा भाई 42 लीटर। तो मिश्रण में दूध कितना है 42 लीटर। और यदि पूछे मिश्रण में पानी कितना है, तो भाई पानी कितना, एक रेशो की वैल्यू कितनी है ये 2, गुणा कर दो 2, 8 दूनी 16, तो पानी कितना आ जाएगा 16 लीटर, कितना आ जाएगा भाई 16 लीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यदि P, क्वेश्चन नंबर 15 में है यदि P अनुपात Q, यदि P अनुपात Q बराबर दे रखा है 6:5, कितना दे रखा है 6:5, और Q अनुपात R दे रखा है, Q अनुपात R दे रखा है 3:4, कितना दे रखा जी 3:4। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है Q प्लस में P प्लस R, क्या बताना Q प्लस में P प्लस R ब्रैकेट। तो इसका मान बताना जी, इसका मान बताना आपको, बताओ इसका मान क्या होगा। तो आप देखो ये किससे कौन से वाले चैप्टर से लिया है, रेशो वाले से, यानी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो पहले लिखो P अनुपात Q अनुपात R, पहले इनके अनुपात बनाओ P Q R के। तो P Q अनुपात Q कितना दे रखा 6:5, उसके बाद Q अनुपात R कितना दे रखा Q अनुपात 3:4। अब जो हमारे स्पेस बचे हुए हैं उसमें जस्ट क्या लिखते हैं हम, जो बराबर का उसे यहाँ लिख दो, जो इसके बराबर में उसे यहाँ लिख दो, और फिर क्या कर दो गुणा, 3 6 18, 5 3 15 और 5 चौक 20, यानी P और Q और R के अलग अलग रेशो आ गए। P का रेशो क्या है 18, Q का कितना आया 15 और R का कितना आया भाई 20। अब आप देखो हमें किस में रखने हैं, इस वाली सीरीज में रखने। तो Q दे रखा, Q कितना है, Q कितना भाई हमारा 15, तो Q कितना है 15 अनुपात। अब देखो P कितना है 18, P कितना है 18, तो 18 रख दो, और प्लस में क्या है R कितना है जी 20, R कितना है 20, तो ये सही है। अब आ गए 15 अनुपात 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, 18 और 20 कितना हो जाएगा भाई 38। तो आपका आंसर क्या आया 15:38, आपका आंसर क्या आया 15:38। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन थे। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 48 रुपये,
एक वस्तु का जो अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है जी। भाई मैं जो डेफिनेशन है शॉर्ट में लिखूंगा, अब समय की जो कम है उसकी वजह से। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 4800 रुपये। कितना है? 4800 रुपये। उसके बाद दे रखे लेकिन दुकानदार वस्तु पर 15% और 20% की दो छूट पेशकश करता है। तो जो छूट है वो छूट कितनी दे रखी है? दो छूट दे रखी है। कितनी छूट है जी? दो। एक तो कितनी है? 15% और एक कितनी है? 20%। एक कितनी है? 15% और एक कितनी है? 20%। तो इनको छूट देने के बाद पेश करता वस्तु का किस मूल्य पर बेचेगा। तो वस्तु का क्या बताना है आपको? सेलिंग प्राइस। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। क्या बताना भाई? विक्रय मूल्य। अभी देखो मैं इसे समझाता हूँ। यानी मैं बात करूँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य था 4800 रुपये। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस, जो उस पर प्राइस मार्क था वो था 4800 रुपये। और इससे जो दुकानदार है इस अंकित मूल्य पर दो छूट देता है, एक तो 15% की और एक 20% की। तो दो डिस्काउंट है, एक 15% और एक 20%। तो इन दो छूट के बाद वह कितने रुपए में बेचेगा। देखो अंकित मूल्य पे छूट देते ही हमेशा क्या आता है, यदि आप मार्क प्राइस पे छूट दोगे ना, यदि आप कभी भी मार्क प्राइस पे छूट दोगे तो मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे छूट देते ही क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस। इस बात को ध्यान रखना, अंकित मूल्य पे छूट देते ही हमारा क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो हमें किस तरह की छूट देनी है जी? 15% और 20%। अब आप देखो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो गए, तो फ्रैक्शन बनाओगे आप 15 और प्रतिशत हटाओगे तो इसके लिए बटे में कर दो 100। तो फिर इसे काट दो 5 दिया 15 और 5 20 100, यानी 15% की फ्रैक्शन कितनी हुई भाई? 3/20। तो जब इसने छूट दी होगी, यानी इसने छूट कितने दी? चीज़ कितने की थी? 20 की, और 3 की छूट देकर कितने में बेच दी भाई? 17 में। इधर मार्क प्राइस है तुम्हारा, इधर आएगा सेलिंग प्राइस। सही है। अब 20% की देखो, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 20 और फिर प्रतिशत हटाओ नीचे कर दो 100 और 20 पंजे 100, यानी इसकी परसेंट कितनी आएगी? इसकी जो फ्रैक्शन है 1/5। ये वैसे भाई यूं ही याद होनी चाहिए बस। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 15 की 3/20 और 25 की 1/4, ऐसे 16 से 2/3, 1/6 ने याद कर लियो। तो 1/5 कितना है भाई? 1/5, यानी कि जो मार्क प्राइस था वो कितना है? 5। और एक की छूट दे दी, 5 पे एक की छूट दे दी तो बेची कितने की? 4 की, क्योंकि मार्क प्राइस पे छूट देते ही क्या है? सेलिंग प्राइस। अब आप देखो 20 में 5 की गुणा, 20 पंजे 100 और 17 चौका 68। तो हमारी तरफ से आया कि मार्क प्राइस कितना था? 100, और इन दो छूट देने के बाद उसने कितने में बेच दी? 68 में। यानी 100 की चीज़ दो छूट देने के बाद कितने में बेची? 68 में। अब लेकिन हमारी तरफ से तो 68 आई, लेकिन हमें किस में बताना है? 4800 रुपये। यानी जो 4800 रुपये है ये किसकी वैल्यू है? आप इधर देखो, ये जो 4800 रुपये है ये कितने की वैल्यू है? 100 की। और हमें कितने की चाहिए? ये जो हमने बेचा सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। 68 की गुणा कर दो, इसमें आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। अब क्या करना है तुम्हें? 68 में 48 की गुणा कर दो, 68 में 48 की गुणा कर दो। 8 8 64 हासिल 6 8 6 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54 गुणा 4 8 32, 3 4 6 24 और 3 27। अब इन्हें ऐड कर दो भाई, 4 6 12 और ये आया 3264। कितना आया जी? 3264। कितना आया भाई? 3264। यानी 4800 रुपये की वस्तु पर जब आप दो छूट दोगे 15% और 20% की दो लगातार छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 3264, क्योंकि छूट देते ही क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होएगा भाई? 3264। तो ये हुआ हमारा जो क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो समय का अभाव भाई, थोड़ा सा हमारा कैमरा जो जल्दी कटआउट मार दे, तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु का मार्क प्राइस। एक वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि मार्क प्राइस क्या हो? अंकित मूल्य। मार्क प्राइस क्या हो भाई? अंकित मूल्य। तो एक वस्तु का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है? 1850। कितने रुपए हैं जी? 1850 रुपये। वस्तु पर 60% की छूट देता है। फिर वही छूट वाला क्वेश्चन देखो, छूट एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट का पेपर है, एक ही पेपर में 20 क्वेश्चन आ मैथ के, और 20 में से 2 तो दे दिए उसने सरलीकरण के और 2 दे दिए डिस्काउंट से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आप क्वेश्चन देखो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन रख रहा हो। एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। 60% की छूट देता है, कितने का डिस्काउंट देगा जी? डिस्काउंट परसेंट कितना? 60।
60% की छूट देता है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ यानी विक्रय मूल्य। और मैंने अभी आपको बताया कि मार्क प्राइस पे छूट देते ही आता ही क्या है वैसे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या आवे भाई विक्रय मूल्य। जब भी आप अंकित मूल्य पे छूट दोगे तो हमेशा क्या आएगा आपको विक्रय मूल्य। तो आप देखो अंकित मूल्य कितना 1850 1850 का अंकित मूल्य है और आपने 60% का डिस्काउंट दे दिया 60 की छीट। अब देखो यदि आपने 100 की मैं मानो आप लेकर आए 100% में हो हर कोई वस्तु आप 100 की चीज़ लेकर आए और 60 का डिस्काउंट दे दी तो आपने बेची कितने में 40। भाई 100 पे जब आप 60 की छूट करोगे तो उससे बेचोगे कितने रुपए में 40 रुपये में। भाई जब 40 में ही तो बिकेगी 60 की छूट पे 100 की वस्तु तो ये कितने में बिचेगी। अब 60 की छूट दी इसने तो 1850 गुणा 100 1850 किसकी बटे में 100 1850 किसकी वैल्यू है 100 की। लेकिन हमें निकालने क्या है विक्रय मूल्य तो बेचेगा कितने में 40 की गुणा कर दो 40। भाई 1850 बटे 100 गुणा 40 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 4 की मल्टीप्लाई कर दो 4 पंजे 20 2 4 अट्ठे 32 और 2 34 हासिल 3 4 एकम 4 और 3 7 कितना भाई 740 यानी 60% डिस्काउंट देखे 1850 में 60% का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में बेचेगा उसे 740 रुपये में। कितने रुपये में बेचेगा भैया 740 बहुत तगड़ा डिस्काउंट दिया इसने इसे 740 रुपये में बेचेगा। अब आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही क्वेश्चन बहुत आसान है किसी शिफ्ट में है 2-4 क्वेश्चन मतलब अच्छे अभी मैं और कराऊंगा सीरीज चालू हुई है जितने भी शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन रहेंगे सभी कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 18 है 5 विषयों में पहले 3 विषय में राकेश के औसत अंक 80 है। देखो कितने विषय है टोटल है जी 5 विषय। इन 5 विषयों में से रमेश के पहले 3 विषय रमेश के पहले 3 विषय के औसत अंक कितने हैं 80। कितने विषय के औसत अंक कितने हैं भाई 80 विषय के औसत अंक 80 है। अब पहले मतलब टोटल विषय थे 5 जिनमें से पहले 3 विषय के औसत अंक कितने हैं 80। उसके बाद बता रहा यदि 80 अंतिम 3 विषय में औसत अंक 92 पहले 3 विषय में 80 और अंतिम 3 में 92 पहले 3 में 80 अंतिम 3 में 92 तो अंतिम 3 विषय का एवरेज कितना है जी अंतिम 3 विषय का जो औसत है वो कितना है 92 कितना है जी 92। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 है और तीसरे विषय में अंक दे दिए जो इसका तीसरा विषय है ना तीसरा थर्ड उसके अंक कितने हैं 51। कितने अंक है जी उसके 51 अंक है। भाई मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो सभी 5 विषय के औसत अंक बताए तो जितने भी 5 विषय हैं ना इनका क्या बताना है आपको औसत अंक। इनका क्या बताना है औसत अंक यानी आपको शुरू के पहले 3 विषय के औसत अंक दे रखे हैं अंतिम 3 विषय के औसत अंक दे रखे हैं और जो तीसरा विषय है उसका जो उसमें कितने अंक आए वो भी दे रखे हैं। तो आपसे टोटल 5 विषयों के एवरेज मार्क्स पूछे हैं यानी औसत अंक पूछे। अब आप देखो रमेश के पहले 3 विषय के औसत अंक यानी कि 3 विषय और हर विषय में औसत का मतलब है हर विषय में 80। यदि पहले 3 विषय का औसत है 80 अंक तो यानी हर विषय में वो 80 लाया होगा। जब 3 विषय में यानी हर विषय में 80 अंक लाया होगा तो टोटल अंक कितने हो गए होंगे इसके भाई 240। कितने अंक हो गए होंगे 240 3 गुणा 80। अब बताओ अंतिम 3 विषय में अंतिम भी कितने विषय है 3 और कितना औसत अंक है उसका अंतिम 3 विषय का 92 यानी कि हर विषय में 92 अंक लाया तो 3 विषय तक कितने अंक लाया होगा 3 दूनी 6 3 9 27। तो आप देखो इसके जो औसत अंक टोटल कितने बैठे हमारी तरफ से 6 7 4 11 2 2 4 और 1 5 कितने बैठे जी 516। लेकिन उसने तीसरे अब देखो यहाँ देखो 3 और 3 6 हमारी आप कहोगे जी तो 6 और विषय हो गए लेकिन बात तो 5 की ही। अब देखो 1 2 3 4 5 विषय तो उसने पहले 3 जोड़ लिए ये भी पहले 3 हो गए और अंतिम 3 ये हो गए। तो आप देखो इनमें से एक विषय ऐसा है जो 2 बार काउंट होगा। भाई इसने पहले 3 विषय एक बार काउंट कर लिए फिर अंतिम 3 विषय एक बार काउंट कर लिए। अब इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ
और वो तीसरा है कौन सा 51। तो इस समय एक बार 2 बार काउंट होगा, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है मेरे 51। तो ये 51 2 बार काउंट हुआ है, क्योंकि तीसरा ही तो हुआ मेरे 2 बार काउंट, और ये 51 2 बार काउंट हुआ। तो इसका मतलब एक 51 घटा दूं, मैं एक बार के घटा दूं तो मुझे टोटल जितने मार्क्स हैं मेरे वो मिल जाएंगे। 6 में से 1 गया, कितने बचे 5, और इधर 11 में से 5 गए, कितने बचे भाई 6, और इधर आ गए 465। कितने आगे 465, कितने आगे भाई 465। अब क्या कह रहा है, तो अंतिम 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं। अब कितने, अब देखो 465 अंक जो टोटल आए कितने विषयों के आए, 5 विषयों के। तो हर एक टोटल 5 विषयों के आए, तो एवरेज क्या हुआ है, एवरेज क्या हुआ है, कुल बटे संख्या, कुल बटे संख्या। कुल कितने अंक है 465 अंक, और सब्जेक्ट कितने हैं 5। तो 5 का भाग कर दो, आपके एवरेज निकल के आ जाएंगे, आपके औसत निकल के आ जाएगा। 5 से भाग कर दो, 5 नाम 45, कितना बचा 1 और 5 दिया 15। यानी कि टोटल जो 5 विषयों के जो औसत अंक है वो कितने हैं 93, यानी 93। कितना है भाई 93, 93। 5 विषय के औसत अंक 93, कितने हैं 93। टाइमिंग चेक करियो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 90 परिणामों का एवरेज दे रखा है 38। 90 परिणाम है, 90 परिणाम का एवरेज जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कितना है भैया 38 एवरेज है 90 परिणामों का। उसके बाद यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिए जाए, यदि प्रत्येक परिणाम में, यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए, फिर क्या होता है, तो परिणाम का नया एवरेज बताओ। तो परिणाम का नया औसत, परिणाम का नया औसत बताओ भाई, नया औसत क्या होगा। तो आप देखो 90 परिणाम है, 90 परिणाम है जिनका एवरेज कितना है 38। यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए तो परिणाम का नया औसत क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखो, अगर हर परिणाम में से 4 घटाएगा तो 90 परिणाम में से कितने घट जाएंगे, 90 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई 4 0 0 4 नाम 36, यानी कि कितने हो गए 360 घटा लेगा। कितने घटा लेगा 360, यानी 360 अंक घटा लेगा, ऐसा मान लो। और लेकिन हमें क्या करना है, एवरेज बताना। तो 360 अंक जो है 360 कितना है, एवरेज बना लो इन्हें। यदि मैं टोटल मेरा कितना है 360 और परिणाम कितने हैं 90, यदि मैं एवरेज की बात करूं तो क्या होगा कुल बटे संख्या। तो 90 कितना हो जाएगा 9 चौक 36। एवरेज कितना आया इनका, ये जो घटे हैं हमारे, यानी कि 4 टोटल में एवरेज जो घटा वो कितना घटा 4, और पहला एवरेज कितना था 38। तो 38 में से, यानी 38 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना बचा भाई 34। तो जो नया एवरेज होगा, नया औसत क्या होगा 34। नया एवरेज क्या होगा भाई 34। कितना समय, टाइमिंग होगी पूरी। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में शंकु की ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है जी h बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके आधार की त्रिज्या जो r दे रखी है वो दे रखी है तुम्हें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो आयतन बताओ, क्या बताना आपका, आयतन बताना शंकु का। तो आयतन बताना। अब देखो आयतन के बताने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है, शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है वो क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 h की पाई का मान कितना हो भाई 22/7, और r कितनी है हमारी 14, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 गुणा 14, और h कितना गुणा में 15, तो 7 दूनी 14, काटो इसे 3 पंजे 15, तो ये कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, 70 दूनी 140, और 140 में 22 की गुणा कर दो, 22 0 0, 22 चौक 88, 22 एकम 22 और 8 कितना हो जाएगा 3, यानी 3080 आपका उत्तर है। अब मिलेंगे बच्चों हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।